नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव उनसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे नदी तंत्र, और नदी तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में 5 नदी तंत्र है। सबसे पहला कौन सा? गंगा नदी तंत्र, दूसरा नर्मदा नदी तंत्र, तीसरा ताप्ती नदी तंत्र, चौथा माही नदी तंत्र, और एक लास्ट 5वां गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र की नदियां कौन सी है? वर्धा, बिंद। ये गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला चंबल यमुना नदी तंत्र, सोन नदी तंत्र और टोंस। यमुना, सोन और टोंस। यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत चंबल, बेतवा ये सारी नदियां आती है। पिछले बार इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, 2020 में आया था। मध्य प्रदेश में कौन सा? नहीं, चंबल किस नदी तंत्र की नदी है? चंबल का ही पूछा था ना, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था गंगा, यमुना, गोदावरी और एक कोई ऑप्शन। तो इसमें कौन सा सही था? यमुना। क्योंकि चंबल नदी कौन सी नदी में मिलती है? यमुना में। और यमुना कहाँ मिलती है? गंगा। तो पहले कहाँ सीधा संबंध, रक्त संबंध कहाँ पर है? यमुना से। तो यमुना होना चाहिए, लोगों ने कहाँ से लगा दिया? गंगा। गलत हो गया। ठीक है, तो जब हम शुरुआत करते तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल भी करना। तो यदि यमुना नहीं होता वहां पे तो फिर कौन सा होता? गंगा। सही होता। ठीक। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा। यहां पर भी फेल हो जाएंगे, बोलेंगे क्या होगा, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, मध्य प्रदेश की। तो कौन सा नदी तंत्र बड़ा है? नर्मदा। गलत हो जाए, बोला गंगा नदी तो आती ही नहीं, कभी हमसे मिलती ही नहीं, कभी गंगा हमारे पास आती भी नहीं, हमसे मिलती भी नहीं, तो गलत हो जाएगा ना वहां पे, क्योंकि वो तो बोले उत्तर प्रदेश में ही खुश है। तो नहीं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। आज जो हम पढ़ेंगे माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र। माही नदी तंत्र। कल हमने इसके विषय में एक बात बता दी थी। माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो है पश्चिमी भारत की, एक बड़ी नदी। पश्चिमी भारत की एक बड़ी नदी। उद्गम कहां से होता है इसका? उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के किस गांव से होता है? धार जिले के मां से नाम है, ठीक है, मिंदा नामक गांव से है ना, मेंढा नामक गांव से, यहां से मेंढा नामक ग्राम से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और कहां का बहती है ये? धार से कहां जाएगी ये? झाबुआ। धार, झाबुआ, रतलाम से कहां जाएगी? गुजरात, मतलब राजस्थान, पहले गुजरात जाएगी, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। तो इस तरीके से घूमते हुए जाती है और 3 राज्यों से बहती है ये, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तभी तो कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, वापस भी होती है। और कहां मिलती है ये? खंबात की खाड़ी में।
कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई यदि देखी जाए तो इसकी 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर 576 किलोमीटर। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पवित्र नदियों में से एक, क्या बोला? पवित्र नदियों में से एक। ये तो मैंने बोला, आपने भी कुछ बोला क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं। पवित्र नदियों में से एक गुजरात के महिसागर जिले में, गुजरात के महिसागर जिले में क्या कोई बांध बना है इसके ऊपर, बड़ा फेमस है। गुजरात के महिसागर जिले में सरदार सरोवर। सरदार सरोवर तो नर्मदा जी पर है यार। इतना सरल क्वेश्चन कैसे काम चलेगा? हाँ, हाथ को बहुत ठंड लग रही है। हाँ, कौन सा? गुजरात के किस जिले की बात कर रहे हैं? महिसागर जिले में कंदाना बांध। कंदाना बांध। कंडाना, ऐसे नाम थोड़े से मिलते जुलते आ सकते हैं इसमें, ठीक। कंडाना बांध। इसकी सहायक नदियों में सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, माही मुख्य नदी के साथ, माही परियोजना। किसी ने पढ़ा है क्या इसे? माही परियोजना। ये कंदाना बांध हमें याद रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। प्री में भी 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। किस नदी पर है ये? माही नदी पर। कहां पर है? गुजरात में। किस जिले में है? महिसागर जिले में स्थित है। तो माही परियोजना, इसे जमनालाल बजाज परियोजना भी कहते हैं। माही परियोजना, जमनालाल बजाज परियोजना धार के सरदारपुरा गांव में, धार जिले के सरदारपुरा गांव में, धार जिले के सरदारपुरा गांव में किस किस की है ये? वही 3 राज्यों की है। एमपी, आरजे और गुजरात। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 1972 में शुरू हुई है ये। 1972 में शुरू हुई है। क्लियर हो गई? कौन सा नदी तंत्र पढ़ा हमने? माही नदी तंत्र। इतना से पढ़ेंगे, ज्यादा हमारे से संबंधित नहीं है। अब हम पढ़ते हैं बेनगंगा नदी तंत्र। बेनगंगा नदी तंत्र मुख्य रूप से ये कौन सा नदी तंत्र है? गोदावरी। बेनगंगा नदी तंत्र, ये हमारे एरिया का नदी तंत्र है ना? मुल्ताई, छिंदवाड़ा, उधर ऊपर का जो है वो वाला। कुछ बोल रहे हैं? नहीं। सिवनी जिले के बेनगंगा नदी का सिवनी जिले के एक पठार का नाम, कौन सा पठार है? परसवाड़ा पठार है। सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार के मुंडारा गांव से परसवाड़ा पठार के मुंडारा गांव से कितनी लंबाई इसकी?
अमरदीप कभी पढ़ा होगा? अभी हमने माही नदी की कितना पढ़ा था? 576। इसकी कम है या ज्यादा है? इतना भर बता दो। ज्यादा है पक्का? इसकी लंबाई है 606 किलोमीटर। 606 किलोमीटर। और किसकी सहायक नदी है ये? गोदावरी। गोदावरी में मिलती है ये। गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी। सहायक नदी क्या होता है? सहायक नदी उसके साथ साथ बैठी अपना जल उसी में, बस उसमें जल आपूर्ति कर, उसके लिए जल लेकर आती है। गोदावरी नदी इतनी बड़ी क्यों हुई? क्योंकि ऐसी नदियां उसमें मिली है। यदि ये नदियां नहीं मिलती तो उसमें पानी रहता है नहीं, सूख जाती हो, इतनी विशाल रूप लेती ही नहीं है। तो इसलिए उसे सहायक नदी, इसको सहायक नदी बोला जाता है कि इन्हीं नदियों के सहारे तो वो बड़ी नदी बनी। तो एक किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी, लंबाई 606। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में कन्हान, पेंच और बावनथड़ी। कन्हान, पेंच, बावनथड़ी नदियां। इसके ऊपर एक संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना किस किस के लिए? संजय सरोवर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की। एक है अपर बेनगंगा इसे संजय सरोवर को अपर बेनगंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अपर बेनगंगा कहां पर है ये? बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले, ठीक, बालाघाट जिले। एक इसकी सहायक नदी हमने कौन सी पढ़ी? कन्हान, पेंच और बावनथड़ी। तो बावनथड़ी परियोजना भी है और ये भी किस किस की? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और ये भी कहां पर? बालाघाट जिले, बावनथड़ी परियोजना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन अपने को ढूंढना पड़ता है। बावनथड़ी किसकी सहायक नदी? बेनगंगा की, बेनगंगा की सहायक नदी है। बावनथड़ी परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कहां पर है? बालाघाट में स्थित है। हम एक लाइन पढ़ो और 3-4 क्वेश्चन ऐसे उससे बनाते रहो तो हमें याद भी हो जाएगा और याद आएगा। एक है कुलबेहरा नदी, कुलबेहरा नदी, कुलबेहरा, एक कुलबेहरा नदी। कोई बताए जरा, छिंदवाड़ा से कोई है क्या हमारे ग्रुप में? छिंदवाड़ा से कोई है क्या ऑनलाइन वाले? कोई नहीं। मेरे ख्याल से दमुआ भी छिंदवाड़ा जिले में ही आता होगा। नहीं आता? आता है। ऐसे क्यों है? ऐसे इशारा सही करना चाहिए। दमुआ से हमारे स्टूडेंट शामिल हुए लेकिन नहीं बोल पा रहे। कुलबेहरा नदी है, इसे छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक। ये छिंदवाड़ा में स्वाभाविक सी बात है। एक है पेंच नदी। कौन सी? पेंच नदी। ये बेनगंगा नदी तंत्र की नदियों की बात कर रहे हैं। पेंच नदी ये भी छिंदवाड़ा में है और यहाँ पर पेंच परियोजना भी है।
पेंच परियोजना, पेंच परियोजना सिवनी, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र की सीमा पर पेंच परियोजना। किन राज्यों की है भी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब यही हमारा एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन सी है? तो हमें ये तो पता होना चाहिए, पेंच परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, अपर बेनगंगा, अपर बेनगंगा परियोजना। ये किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। ऐसे छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं, लोग बाग ऐसे भ्रमित होते हैं कि उनको एक अक्षर भी लिखना नहीं बनता, पूरा का पूरा छोड़ के आ जाते हैं। कुछ भी ताप्ती, नर्मदा, ये सब लिख के आ जाएंगे या गलत लिख के आ जाएंगे, जबकि उसमें हमको 10 शब्द लिखना है सिर्फ, और 5 में से 4 नंबर अपने आप मिल जाना है, लेकिन नहीं लिख पाते। तो हम कहानी लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट लिखने में वहां पर असमर्थ हो जाते हैं। तो 2 नदी तंत्र हो गए हमारे, कौन कौन से? बैनगंगा और माही नदी तंत्र। अब 2 महत्वपूर्ण नदी तंत्र हमें पढ़ना है, वो है नर्मदा और ताप्ती। तो हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो भारत की कौन से नंबर की? 5वीं सबसे बड़ी नदी, और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी। और इसकी दिशा किधर है? पूर्व से पश्चिम। हम इसे पूर्व मान लें, और ये क्या हो गया? पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहला उद्गम जो होता है अमरकंटक, अमरकंटक, अनूपपुर, पुष्प राजगढ़, है ना? एरिया भी पढ़ लिया, जिला भी पढ़ लिया, तहसील भी पढ़ लिया हमने। तीनों चीज हमें याद होना चाहिए। कहां से इसका उद्गम हो रहा है? तो अमरकंटक के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से। एक और चीज, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत, यहां से इसका उद्गम हुआ है। फिर यहां से धीरे धीरे वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाती रहेगी। पूरे जिले यदि हम देखें तो सबसे पहले डिंडोरी, उसके बाद जबलपुर, उसके बाद मंडला, रायसेन। अब एक एक करके जिले पूरे के पूरे हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसका उद्गम और ये इसका प्रवाह क्षेत्र इधर, ये क्या होगा? अरब सागर। अरब सागर में भी क्या? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो अब इसकी हमें छोटी छोटी सहायक नदियों के भी बारे में पढ़ना है। किस किस नाम से इसे जाना जाता है, कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसके ऊपर बनी हुई है, वो सब का सब हमें पढ़ना है। नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र। दूसरा, ऑनलाइन वाले कोई बता दे पहला कौन सा है? ऑनलाइन वाले बताएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा। और दूसरा कौन सा है? नर्मदा। कितना वर्ग क्षेत्रफल? कितना? 85,930 वर्ग किलोमीटर। 85,930 वर्ग किलोमीटर। इसका जो अपवाह तंत्र कितना? 85,930 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितना है इसका?
मध्य प्रदेश में 89.9%, और बाकी 10.1% कहाँ पर? राजस्थान, गुजरात। राजस्थान कहाँ से आ गया बीच में? कहाँ पर होगा? गुजरात में। शेष जो है गुजरात में। कितने जिलों से प्रभावित होती है? जैसे हमने अनूपपुर बता दिया, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, रायसेन, ऐसा होते हुए इसके बाद नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये जिले होते हुए 15 जिले। मध्य प्रदेश के कुल 15 जिलों में इसका जल प्रवाहित होता है। 15 जिलों से ये गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने? 15 जिलों से। इसका प्रतिरूप क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले साल टेस्ट में पूछा था ना, वृक्षानुमा, है ना, वृक्षनुमा प्रतिरूप है। दोनों याद रखना है। 15 जिलों से गुजरती है, वृक्ष नुमा प्रणाली के अंतर्गत है। जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, नदियों को हम दो तरीके से और बांटते हैं। कौन सा होता है वर्गीकरण? हिमालयीन नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसमें अंतर क्या है? हिमालयीन जो नदियां होती है वो सदावाहिनी होती है, और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है ग्रीष्म काल में सूख जाती है, केवल कितनी नदियों को छोड़कर? नर्मदा, दो नदियां, कावेरी और नर्मदा। कावेरी और नर्मदा ये दो नदियां जो है दक्षिण, मतलब दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की भी है, जो सदावाहिनी है। सदावाहिनी कावेरी क्यों है? क्योंकि लौटते हुए मानसून के कारण वहां बारिश होती रहती है। कहां पर? तमिलनाडु, इसलिए पानी उसमें भी भरा रहता है। और ये भी नदी सदावाहिनी है, याद रखना। दक्षिण मतलब प्रायद्वीपीय पठार की दो नदियां, कावेरी और नर्मदा। ठीक, लिखेंगे। क्या लिखा आपने? सदावाहिनी है। इसका मुख्य कारण रेह मिट्टी की उपस्थिति, रेह कल्लर, काली मिट्टी है, रेह मिट्टी की उपस्थिति है, जिसमें पानी सोखने की क्षमता, पानी सोखने की क्षमता कम होती है। रेह मिट्टी की उपस्थिति है जिसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है ये, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब भ्रंश घाटी क्या होता है? ये कोई बड़ी चट्टान है? ये बड़ी चट्टान है। अब ये यहां से ऐसी नीचे धंस जाए तो ये क्या बन गया? भ्रंश, है ना? यहां तक आ जाएगा तो ये क्या बन जाता है? भ्रंश। कैसे? भ्रंश घाटी में से ये चट्टानें क्या है? पूरी दबी हुई है और वहीं से ये बहती है। भ्रंश है यहाँ पर, उसमें ये बहती है। ऊपर उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय, और नीचे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और बीच में ये नदी भ्रंश घाटी में से बहती है और ये जल विभाजक का कार्य करती है। अब जहां नर्मदा नदी शुरू हो जाती है तो उत्तर का जो जल है उत्तर की ओर बहेगा, दक्षिण का जल दक्षिण की ओर बहेगा, और ये कहां बहती है? पश्चिम की। ये नदी कहां बहती है? पश्चिम की ओर, क्योंकि भ्रंश है, इधर भी ऊंचाई है और इधर भी ऊंचाई है। यहां से इस तरीके से ये यहाँ का जल ऐसा बहेगा और इधर का जल कहां चल जाएगा? इधर चल जाएगा, और ये अपना जल पश्चिम की ओर बहाकर लेके जाती है। तो ये भ्रंश घाटी में से बहती है। अब इसके दक्षिण में क्या है? फिर भ्रंश घाटी है तो ऊपर भी कोई पहाड़ी होगी, नीचे भी कोई पहाड़ी होगी। तो नीचे क्या है? दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत
श्रेणी। दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो उत्तर में क्या है? विंध्याचल। उत्तर में क्या है? विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और कहां पर ये? अरब सागर, खंबात की खाड़ी, भरूच। भरूच और कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? एक अलग नाम भी बोला जाता है, भरूच। भरूच के पास भरूच, कैम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं, है ना? खंबात की खाड़ी या कैम्बे, नाम सुन के घबरा जाओगे नहीं तो क्या? कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में ये मिल जाती, अरब सागर में मिल जाती। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, 85,930 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, जिसका 89.9% मध्य प्रदेश में और शेष कहां पर? गुजरात में है। 15 जिलों से प्रवाहित होती है। वृक्षनुमा प्रणाली का ये उदाहरण है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की उन नदियों में शामिल है कावेरी के साथ में, जो सदा वाहिनी है। मैकल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ये बीच में भ्रंश घाटी में से होकर गुजरती है। उद्गम तो अमरकंटक से होता है, नीचे अरब सागर में खंबात की खाड़ी या कैम्बे की घाटी जो है वहां पर भरूच में जो है ये अरब सागर में गिर जाती है। अब इसके अन्य नाम यदि देखें, नर्मदा नदी के अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य कई नामों से जाना जाता है, अन्य नाम। तो सबसे प्रसिद्ध नाम इसका कौन सा है? मैकल सुता। कौन सा है? मैकल सुता। सुता क्या होता है? सुता यानी पुत्री है? तो मैकल पर्वत श्रेणी की पुत्री है मैकल सुता। साखिरी, 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 सोमदेवी, सोमदेवी, रेवा सबसे प्रचलित नाम इसका है। रेवा, रेवा के नाम से जाना जाता है, मालवा में इसे रेवा ही कहते हैं। रेवा। शिवपुत्री, शिवपुत्री, शिवपुत्री भी इसे कहा जाता है। निबुद्धा, निबुद्धा, कुंवारी, कुंवारी, नामुदास, ये किसने नाम दिया था इसका? नामुदासो, ये नाम दिया है टालमी। टालमी ने इसे क्या बोला है? नामुदासो। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, नामो नाम दासो, ये टालमी ने बोला है। नामुदासो मिलेगा, नामदासो मिलेगा, नामदास मिलेगा, टालमी। ये नदी ज्वार नद मुख बनाती है। क्या? ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख बनाती है। नदियां जब अंतिम स्थल पर, जब वो समुद्र में या किसी अन्य नदी में मिलती है तो दो तरीके से मिलती है, या तो ज्वार नद मुख बनाती है या फिर डेल्टा। ज्वार नद मुख बनाती है या फिर डेल्टा। ठीक। अब ये नदी भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहुत नीचे से बहती है, अब समुद्र के तल से बहती है ये, है? तो वही उसकी सीमा, इससे ज्यादा अपरदन कर सकती है क्या? नहीं भाई। जब नदी तब तक अपरदन करती है, जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां कैनियन बनाती है। कैनियन क्यों बनाती है? क्योंकि इन नदियों का उद्गम जो है तब हो गया था जब हिमालय नहीं था। नदियां पहले बनी और उसके बाद में हिमालय बना है। तो अब वो क्या करती है? अपनी पुरानी जगह ढूंढती है। पुरानी जगह ढूंढती है तो उसे क्या करती है? खोदती है, काटती है, तो वहां क्या बन जाता है? कैनियन, गार्ज बन जाता है। ठीक, गार्ज बन जाता है। अब ये नदी पहले से ही है, खाई थी इसलिए नदी बनी। अब नदी जो है तब तक काटती है जब तक वो समुद्र तल के बराबर नहीं हो जाती। समुद्र तल के बराबर हो गई तो उसको काटने की क्षमता क्या हो जाती है? उसकी खत्म हो जाती है।
अब ये इसमें से बहती है, भ्रंश में से बहती है, तो सीधी सीधी बहती है, अपने साथ में कोई मलमा वगैरह लेकर जाती है क्या? नहीं, अपने साथ गाद वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाती। तो गाद लेकर नहीं जाती और सीधी एकदम ऐसी गहराई में जाती है और सक्रिय हो जाती है और सीधे समुद्र में मिल जाती है। और जो नदी है दूसरी जो है वो अपने साथ में ऊंचे नीचे जगह से अपवाद काटते हुए लेके आती है और ढेर सारा जो है अपने साथ में बहाव लेकर आ जाती है। और जैसे ही समुद्र में मिलने का नंबर आता है उसकी गति क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, मैदानी क्षेत्र में हो जाती है, गति कम हो जाती है। तो अपने साथ में जो लाया था ना कचरा, वो किनारों पर ही छोड़ना शुरू कर देती है। तो ये इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति विभिन्न धाराओं में बहना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से क्या, यहाँ मिट्टी छोड़ दी तो फिर इधर से बहेगी, फिर यहाँ मिट्टी हो गई पूरी तो इधर से बहेगी, ऐसे विभिन्न धाराओं में बहना शुरू हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है वहां पे? डेल्टा। और ये जो नदियां कुछ है ही नहीं, तो वो सीधी ऐसी चौड़ाई से तो धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है और ऐसे समुद्र में मिल जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे? ज्वार नद मुख, और इसे क्या कहेंगे? डेल्टा। ये अपना सारा जो पंख जो लेके आए थे वो समुद्र के किनारे पर छोड़ देते, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा बनाती है। और ये दो नदियां क्या करती है? जो भी नदी भ्रंश घाटी में से बहती है वो ज्वार नद मुख बनाती है। एक ही धारा में ये समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नद मुख बनाती है। क्लियर हो गया ये? अवसादों के न होने के कारण डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भी समझने की जरूरत है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी क्यों नहीं है ये? देखो, सबसे बड़ी नदी, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, दोनों में क्या अंतर है? सर अरब सागर में सिंधु नदी आएगी सर। गुड, ये बात सही। सिंधु नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, ये सारी नदियों का जल कहां गिरता है? अरब सागर में गिरता है। और इसका उद्गम कहां से होता है इन नदियों का? हिमालय पर्वत से होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली बड़ी नदियां जो है दामोदर नदी, ये नीचे वाली नदियों की यदि हम बात करें, कौन सी? गोदावरी, ये तो बड़ी नदी है, लेकिन ये अरब सागर में नहीं गिरती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात क्लियर होगी ना? तो याद रखना ये कि अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 13 कुल लंबाई ये भी याद रखना है, 13-12 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में कितना है? 10-77 किलोमीटर, इतना ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी को भारत की क्या बोलते हैं? गंगा। नहीं तो भारत की गंगा, गंगा तो भारत में ही है, तो भारत की गंगा क्यों बोलेंगे इसे? मध्य प्रदेश। भारत की हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा। भारत की हृदय रेखा, भारत की हृदय रेखा व मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। राज्य की प्रथम नदी है, राज्य की प्रथम नदी है जिसे
2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। और क्या बोलते हैं इसे? आनंदमय नदी भी बोला जाता है। आनंदमय नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ और किस राज्य की जीवन रेखा है ये? गुजरात की एकमात्र नदी जो एक साथ दो राज्यों की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात। कितनी सहायक नदियां हैं इसकी? 41। सहायक नदियां कितनी है? 41 सहायक नदियां हैं। तो इसके बाई ओर से मिलने वाली कितनी है? 22। बाई ओर से मिलने वाली 22 और दाहिनी ओर से मिलने वाली 19। तो अब निधि आप बताइए, बाई ओर से मिलने वाली नदियां किधर से आके मिलेगी? इसमें बाई ओर से आने वाली नदियां किधर से आकर मिलेगी? इधर से मिलेगी या इधर से? कौन सा बात? नीचे से बाया कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं बाई ओर से मिलने वाली और दाहिनी ओर से मिलने वाली। तो नीचे से जो जा रही है उसमें वो कौन सी है? बाई। और ऊपर से आ रही है वो दाहिनी। कैसे पता करते हैं सर? जैसे पूर्व से पश्चिम जा रही है ऐसी। हाँ, तो ये बाया है और ये दाया है। गुड। बस नदी का यही देखना है, हमें ये नहीं देखना किधर क्या हो रहा है। बस नदी किधर से आ रही है उधर जाके खड़े हो जाओ। नदी इधर से जा रही है ना, नीचे जा रही है, तो हम इधर खड़े हो जाएंगे। हमारा हाथ ऊपर का कौन सा हुआ? दाहिना, और नीचे का कौन सा हुआ? बाया। इस तरह से गंगा नदी इधर से इधर जा रही है तो हम इधर खड़े हो जाएंगे, और ऊपर से जो आ रही है वो दाहिनी, नीचे से ऊपर से जो। अब इस तरीके से हमें देखना है, कभी भी नदी किधर से किधर जा रही है उसके हिसाब से दाया बाया तय होता है, ना कि हमारे अनुसार, ना कि मैप के अनुसार। बस मैप के अनुसार भी यदि नदी पूरब से पश्चिम जा रही है और एक पश्चिम से पूर्व जा रही है तो दोनों का दाया बाया अलग हो जाएगा। जिधर से प्रवाहित होती है उधर से देखा जाता है। बात समझ में आ गई आपकी? पक्कों में? ठीक है। तो अब इधर से दाहिनी ओर से कितनी नदियां? 19। और बाई ओर से कितनी? 22 इसकी सहायक नदियां हैं। तो बाई ओर की नदियों में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, बाई ओर की नदियां, उसमें बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, गंजाल। ये वो नदियां जो हमारे एरिया से इसमें जाती है ना। ये इधर से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की इधर से जो नदियां जाती है। हम ये भी बोल सकते हैं ये नदी हमारी कौन सी है? माचना। माचना भी तो उधर ही जा रही है। ठीक। गंजाल जो थोड़े से आगे मिलती है, हरदा साइड में, बैतूल जिले से ही निकली है गंजाल नदी का उद्गम भी। ठीक, गवा से है गंजाल। इसी प्रकार तवा नदी जो इधर से आ रही है वो भी अपने बैतूल जिले से ही जा रही है। तवा नदी कहां से? पाताखेड़ा, छिंदवाड़ा इधर से होते हुए जाती है। अब ऊपर से आने वाली नदियां, दाहिने तरफ की नदियों में हीरन। दाहिने तरफ की नदियां कौन कौन सी है? हीरन, हथनी, तिंदोली, बारना, बारना नदी, चंद्रकेशर, चंद्रकेशर, कन्हान, मान, ऊटी, ऊटी, ऊटी है। ये देखो ऊटी क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। हम कहाँ जाएंगे सीधा ऊटी को ढूंढने के लिए? तमिलनाडु जाएंगे ऊटी को ढूंढने के लिए। नहीं तो कुछ लोग माउंट आबू समझ के राजस्थान भी जा सकते हैं इसको ढूंढने के लिए, है ना। बोले के साले जितना गए उतना वापस आना पड़ेगा, उतना फिर नीचे जाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे हम कहा मध्य प्रदेश में ढूंढे, ऊटी नदी है। ठीक, इसके सहायक नदी है।
इसके ऊपर जो परियोजनाएं हैं हम इसका नाम भर पढ़ेंगे, कौन से जिले में कौन सी है, ठीक, ना कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी परियोजनाएं हैं, जब हम मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ कहां पर, गुजरात में। गुजरात में जो है वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना यहां पर, ये महाराष्ट्र के किनारे पर भी बहती है, गुजरात के पास में, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र में भी आता है, महाराष्ट्र में भी आता है। फिर झाबुआ अलीराजपुर, पहले झाबुआ में था लेकिन अब अलीराजपुर बन गया। तो अलीराजपुर में यहाँ पर झाबुआ और ये अलीराजपुर, यहाँ पर कौन सी है, जोबट परियोजना। जोबट परियोजना, जोबट परियोजना, जोबट परियोजना। फिर खरगोन, यहां खरगोन पड़ेगा। तो खरगोन में देखते हैं हम, तो मनेश्वर बांध, मनेश्वर बांध, साटक बांध, मनेश्वर बांध, खरगोन में महेश्वर बांध, ठीक, इसे इसके नीचे साटक बांध और देजड़ा देवड़ा बांध या देजड़ा देवड़ा परियोजना। देजड़ा देवड़ा परियोजना, ये तीनों कहां पर है, खरगोन जिले में। महेश्वर किस जिले में है, खरगोन जिले में। वहां पर सहस्त्रधारा जलप्रपात भी, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में, खरगोन जिले में। इसके बाद हम खंडवा की बात करते हैं। खंडवा, खंडवा में कौन सा, कौन सी, मानधाता, मानधाता है, मानधाता, जिसे हम ओमकारेश्वर भी बोलते हैं। ओमकारेश्वर, मानधाता, सुक्ता बांध, सुक्ता बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, दर्दी परियोजना, दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात। फिर इसके ऊपर यदि आते हैं, खंडवा से पहले कौन सा जिला पड़ेगा, हरदा, वह हंडिया परियोजना, हंडिया परियोजना, हंडिया परियोजना। हंडिया हरदा जिले से ऊपर कौन सा जिला पड़ेगा, सीहोर। अरे देवास तो पहले पड़ता है, देवास यहां पड़ेगा, कहां पर, हमने खरगोन, खंडवा, खंडवा के बाद में पड़ेगा नेमावर, है ना, नेमावर, हरदा से पहले। हरदा और खंडवा के बीच में नेमावर पड़ता है, ठीक है। नेमावर और जो हंडिया बोला वो एक ही जगह पे है, हमने देखा है। ये जो जैसे ही खंडवा से यहाँ, तो ये जो नदी है यहाँ पर, तो इस साइड में जो है वो हंडिया है, ठीक है, और इस साइड इसे क्या बोलते हैं, नेमावर, इसे क्या बोलते हैं, नेमावर। ऊपर वाला घाट नेमावर कहलाता है और इस साइड का घाट क्या कहलाता है, हंडिया। हमारी बहुत ड्यूटी लगी है यहाँ पर इसी जिले में, ठीक। तो हंडिया मतलब हरदा जिले में। आप लोग चाहो तो लेके भी चल सकते हैं घुमाने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा चाहोगे नहीं, क्योंकि हंसी खुशी से जीवन बिताना आप लोगों की इच्छा शक्ति के बाहर की बात है। आप लोगों को गुमसुम कोना पकड़ना, ये करना, वो करना बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या बताया हमने। फिर होशंगा, सीहोर जिले में आते हैं इसके बाद, सीहोर जिले में। और सीहोर में कौन सा, कोलार बांध, सीहोर में कोलार बांध। ये इसकी सहायक नदी पे है, इस पे मुख्य नदी पर नहीं है, सहायक नदी पर है। फिर होशंगाबाद में तवा बांध, ये भी इसकी सहायक नदी पर है, ठीक। फिर इसकी सहायक नदी पे हम देखते हैं नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में यदि देखें तो नरसिंहपुर में है अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सतधारा।
नरसिंहपुर में कौन सा? अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सतधारा। जबलपुर, फिर जबलपुर में कौन सा? धुआंधार, बरगी परियोजना है ना, बरगी परियोजना और धुआंधार भेड़ाघाट। जबलपुर में बरगी परियोजना, धुआंधार या भेड़ाघाट जलप्रपात। मंडला में कौन सी परियोजना है इसके ऊपर? थावर परियोजना। मंडला में थावर परियोजना, थावर परियोजना। जहां इसका उद्गम होता है वहां से लेकर शुरुआत में कितने जलप्रपात? 2-3 जलप्रपात वहीं पर है शुरुआत में। कपिल धारा, दुर्ग धारा और दुग्ध धारा, 3 जलप्रपात जहां उद्गम होता है उसके कंटिन्यू बाद में कपिल धारा, दुर्गा धारा और दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जल प्रपात। एक्चुअली क्या है, हमें इस नदी को बड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी इसके ऊपर जो जलप्रपात बने हुए वो दिए रहते हैं, आपको पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम जमाना पड़ता है। तो हमने बता दिया ना, जिले भी बता दिए कौन कौन से जिले, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इधर से हमने सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर हमने देखा अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ, धार, खरगोन, नेमौर, ऐसे जिले इसमें पड़े। ठीक, अब नमामि देवी नर्मदे, जैसे अभी एक यात्रा चल रही है, कौन सी? भारत जोड़ो। जो मेन से लिखेंगे उनके ऊपर 100% इसके ऊपर एक निबंध लिखने के लिए आएगा, भारत जोड़ो यात्रा पर। ठीक है, और इससे पहले कौन सी हुई? नमामि देवी नर्मदे यात्रा। कब शुरू हुई थी ये? 11 दिसंबर 2016। 11 दिसंबर 2016 को। कहां से शुरू हुई थी? अमरकंटक। कहां से शुरू हुई थी? अमरकंटक से। क्या उद्देश्य था इसका? नर्मदा नदी का शुद्धिकरण व संरक्षण। शुद्धिकरण व संरक्षण, शुद्धिकरण व संरक्षण। कितने दिन तक चली थी? 148, 148 दिन, 148, 148 दिन तक चली थी। कितने जिलों से होकर गुजरी है ये? 16 जिलों में, 16 जिलों में। ठीक है, मध्य प्रदेश के 15 जिले और एक जहां से वो घूमकर आई थी। तो 16 जिलों से होकर गुजरी। कितनी दूरी तय की? 3350 किलोमीटर, 3350 किलोमीटर की दूरी तय की थी। समापन कब हुआ? 15 मई 2017। 15 मई 2017 को इसका समापन किया गया। इसके ऊपर साहित्य भी लिखा हुआ है, बहुत अधिक साहित्य लिखा हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। बहुत पुरानी नदी मानी गई है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है। नर्मदा पुराण इसके ऊपर लिखा गया है, एकमात्र नदी जिसके ऊपर कोई पुराण लिखा गया है। तो अब देखो, अमृतलाल बेगड़ ने इनके ऊपर 5 किताबें लिखी हुई है। अमृतलाल बेगड़, इसे नर्मदा पुरुष भी कहते हैं। अमृतलाल बेगड़ कौन कौन सी किताबें लिखी है इसके ऊपर? अमृतलाल बेगड़, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, तीरे तीरे नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। नाम लिखो अमृतलाल बेगड़ और फिर किताबों के नाम। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। ये अमृतलाल बेगड़ ने लिखा है। अनिल माधव दवे, इन्होंने भी एक बुक लिखी है इनके ऊपर, नर्मदा संग्रह। अनिल माधव दवे,
नर्मदा संग्रह। पंकज श्रीवास्तव ने क्या लिखा है? जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। ये किसने लिखा है? पंकज श्रीवास्तव। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। श्री हरिकृष्ण देवसरे ने भी एक बुक लिखी है, श्री हरिकृष्ण देवसरे। इन्होंने लिखा है अथ नदी कथा, अथ नदी कथा। श्री सुहास लिमये, श्री सुहास लिमये ने एक बुक लिखी है, नर्मदे हर हर नर्मदे, नर्मदे हर हर नर्मदे। राम प्रसाद पाठक ने एक बुक लिखी है, किसी को पता है राम प्रसाद पाठक ने कौन सी बुक लिखी है? राम प्रसाद पाठक ने लिखी है नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा, राम प्रसाद पाठक। श्री के.एस. तिवारी ने एक बुक लिखी है, कौन सी लिखी है? के.एस. तिवारी, के.एस. तिवारी, इन्होंने बुक लिखी है पानी उतर गया, पानी उतर गया। अमृतलाल बेगड़ की और भी बुक है, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। अमृतलाल बेगड़ वाले खाले में लिख लेना ये क्या? नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी और द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, रिवर ऑफ जॉय। अब इसकी सहायक नदियों में हम 2-3 नदियों को पढ़ते हैं। एक हमने पढ़ा शक्कर नदी, एक पढ़ेंगे हम शक्कर नदी, एक हम पढ़ेंगे तवा नदी, तवा नदी, और तीसरा पढ़ेंगे दूधी सीता रेवा नदी, सीता रेवा नदी, सीता रेवा नदी। ये 3 इसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे हम, क्योंकि इस पर जो परियोजनाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शक्कर नदी कहां से निकलती है, किसी को पता है क्या? छिंदवाड़ा के। कहां से? अमरवाड़ा, है ना? छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील के समीप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित होती है ये। बहुत बड़ा कोयला क्षेत्र है इसके आसपास, है? कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। एक परियोजना इसके ऊपर प्रस्तावित है, पढ़ा के किसी ने? कौन सी परियोजना इस पर प्रस्तावित है? नाम सुन के तो खुश हो जाएंगे लड़के लोग, लड़के लोग नाम सुन के खुश हो जाएंगे। चिंकी, लड़कियां भी खुश हो रही है। चिंकी परियोजना, चिंकी परियोजना किस जिले में? नरसिंहपुर जिले में चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। एक मंदिर भी, प्राचीन मंदिर है इस नदी के ऊपर, वो है प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर, ये इस नदी पर है। और ये भी नरसिंहपुर जिले में, नरसिंहपुर जिले। क्लियर हो गई बात ये हमारी। दूसरी नदी कौन सी है? हमने सीता रेवा नदी के बारे में लिखेंगे 2-3 लाइन। सीता रेवा नदी, इसका भी उद्गम जो है छिंदवाड़ा से होता है, लेकिन ये नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कौन है वहां से? आशुतोष राणा। विलन लोगों के नाम तो याद रखोगे, हम जैसे हीरो के थोड़ी। वो जो रजनीश। गाडरवाड़ा से एक नाम और है, क्या नाम बताया हमने? आशुतोष राणा। इन्होंने ओशो रजनीश भी बताया, आप भी याद रखो। एक कौन सा?
ओशो रजनीश और आशुतोष राणा। ठीक, तो गाडरवाड़ा के समीप नर्मदा नदी में मिल जाती है। सावल खेड़ा बांध जो इस नदी पर बना है, छिंदवाड़ा में सावल खेड़ा बांध। एक हमने नदी का नाम लिखा है तवा नदी। तवा नदी कहां पर होता है इसका उद्गम? कालीभीत पहाड़ियां। किस जिले में है ये? बैतूल जिले में। लेकिन बैतूल जिले से में इसका उद्गम नहीं होता तवा नदी का, है ना। इसका होशंगाबाद जिले की महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है। और फिर कहां? नर्मदा नदी में बैतूल, कुछ छिंदवाड़ा, बैतूल, इटारसी, यहां से प्रवाहित होते हुए नर्मदा नदी में मिल जाती है। 172 किलोमीटर लंबाई है इसकी, तवा नदी की। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? नहीं, सहायक नदियां सुखतवा, देनवा, मालिनी, है ना। देनवा ये हमारे यहां से कौन सी नदी गई? यहां से माचना, ये भी उसी की सहायक नदी। माचना है, देनवा है, मालिनी है, सुखतवा, इसकी सहायक नदियां है। बांद्रा बांध एक मेला लगता है, ये संगम पे लगता है, जहां पर तवा और नर्मदा आपस में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तवा नदी पर बना हुआ। अभी प्रस्तावित बंद दूसरा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक कौन सा था? तवा नदी पर था। जहां हम सोहागपुर के लिए, पचमढ़ी के लिए जाते हैं तब पड़ता है। सबसे बड़ा रेत का जो स्टोर होता है वो किस नदी पर है? तवा नदी पर है। हम जिसे नर्मदा सैंड बोलते हैं, ये नर्मदा की नहीं है, ये कहां की है? तवा क्षेत्र की, तवा नदी की रेत है, जो नर्मदा नदी से निकाली जाती है। तवा और नर्मदा से निकाली जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी में रेत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपर्दन तो करती ही नहीं, तो रेत कहां से आएगी? तो वो जो दूसरी नदियां जो बहा कर लाती है, उसमें वही रेत उसमें निकलती है। तो मुख्य रूप से रेत कौन सी है? ये तवा नदी की रेत है। यहां पर सबसे बड़ी बात, जब हम पचमढ़ी की बात करते हैं तो वहां पर क्या है? झरने हैं, तो वो सब पूरे तवा नदी के ऊपर है, तो वो भी हमें पढ़ना है। डचेस फॉल, अप्सरा, बी फॉल, जमुना तथा रजत जलप्रपात, ये सब काय के ऊपर है? तवा नदी पर है। तवा नदी पर डचेस, अप्सरा, बी फॉल, जमुना तथा रजत जलप्रपात। जमुना को हम कभी भी यमुना से न जोड़ें। जमुना को हम ब्रह्मपुत्र से जोड़ सकते हैं, नर्मदा नदी से जोड़ सकते हैं, तवा नदी से जोड़ सकते हैं, लेकिन यमुना नदी से नहीं जोड़ सकते। कौन सी नदी पर? देनवा पे कहां से होंगे यार? हाँ, देखो हम पचमढ़ी की बात कर रहे हैं, है ना। तो पचमढ़ी क्षेत्र से ये नदी आती है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आपकी बात भी हम अभी स्वीकार कर लेते हैं, बाद में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो तवा नदी जो वहां से उद्गम कहां से हो रहा है इसका? महादेव पर्वत श्रेणी से। तो वहां जब पहाड़ों से बहती है तब ये जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पचमढ़ी जाते हैं तो यही तो जलप्रपात देखते हैं, ठीक। आज जो हमने देखा मध्य प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र, और इसमें कौन कौन सा पढ़ा हमने? माही नदी तंत्र, बेनगंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र। जब मध्य प्रदेश के नदी तंत्र का जो पार्ट सी होगा उसमें हम देखेंगे ताप्ती नदी तंत्र। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।